नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल एडिशन इसलिए क्योंकि आज बजट आया है। कोरोना काल का पहला बजट आया है। लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि अर्थव्यवस्था को बजट में वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, और वो पैसे वाली वैक्सीन जिसकी इस वक्त हर किसी को जरूरत है ताकि खर्च किया भी जा सके और खर्च करने से पहले मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस भी किया जा सके। इसी चुनौती के बीच सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। स्वास्थ्य पर खर्च 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2.25 लाख रुपए, 137% की यहां पर ग्रोथ देख लीजिए आप। वहीं रेलवे और हाईवे के लिए बजट में रिकॉर्ड खर्च का प्रावधान किया गया है। गांवों और किसानों पर जोर दिया गया है। लेकिन आप पूछेंगे कि इन खर्चों के लिए पैसा कहां से आएगा, तो इसके लिए सरकार ने LIC के साथ साथ बाकी बहुत सी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, जिनमें हिस्सेदारी बेचने का फैसला ले लिया है। विनिवेश जिसे कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, हिस्सेदारी को बेचकर सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख चुकी है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सबसे ज्यादा सवाल उठा रहा है। कोई इसे इंडिया फॉर सेल कह रहा है, कोई कह रहा है मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को सरकारी कंपनी बेचने जा रही है। CPM नेता मोहम्मद सलीम ने तो बजट की तुलना OLX से ही कर दी। आज की हुंकार में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या विनिवेश का मतलब देश को बेच देना है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. कोरोना काल की चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपना तीसरा बजट पेश किया। 110 मिनट के बजट भाषण में स्वास्थ्य से लेकर शेयर बाजार तक हर पहलू को छुआ। निर्मला के बजट की बड़ी बातों को देखें तो मिडिल क्लास को मायूस करते हुए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज की आमदनी पर रिटर्न नहीं भरना होगा। स्वास्थ्य पर जोर देते हुए बजट में 137% की बढ़ोतरी कर इसे 2,24,000 करोड़ कर दिया गया। बजट में किसानों को 16,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन आधुनिकीकरण पर खर्च में 19% का इजाफा हुआ। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई। LIC के शेयर बेचे जाएंगे। सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेचकर सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम होने से दाम पर असर नहीं पड़ेगा। बंगाल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों में हाईवे पर खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। शेयर बाजार ने बजट का स्वागत करते हुए 2000 पॉइंट से ज्यादा की छलांग लगाई। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सरकार के मंत्रियों ने भी बजट की जमकर तारीफ की। इस बार का जो बजट पेश किया गया है वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि कोरोना इस महामारी के बावजूद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश हो, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम केवल गेहूं, चावल,
मक्का और दाल बिया इसके लिए सरकार ने दी है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में देश के स्वाधीनता के इतिहास के बाद किसानों के लिए इतना बड़ा प्रोटेक्शन अभी तक कहीं मिला नहीं था। मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत रिवोल्यूशनरी अच्छा बजट उन्होंने दिया, इसके लिए वो अभिनंदन के लिए पात्र है। लेकिन विपक्ष को बजट में विनिवेश के टारगेट पर सख्त एतराज है। विपक्ष सरकार पर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। आज जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सीधा सीधी एक निजीकरण की रास्ते। स्थिति असाधारण, सरकार चाहते हैं निजीकरण। यही आज बजट की कैच लाइन है। ये बजट रोड फॉर वोट, ये रोड किस लिए बनाता है? वोट के लिए। तमिलनाडु में वोट है, बंगाल में वोट है, केरल में वोट है और रोड भी वहाँ बनते हैं। अब इलेक्शंस 2-4 महीने में होने वाले हैं, तो उस वक्त बंगाल की याद आई है, आसाम की याद आई है, तमिलनाडु की याद आई है, केरला की याद आई है, पौंडीचेरी की याद आई। ये क्यों? तो ये चुनाव जीतने के लिए जो करना है उसके डर से या उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। तो सुना आपने कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर इसलिए सरकार का घेराव कर रहा है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लेकर आना है तो विनिवेश तो करना ही पड़ेगा, और ये विनिवेश ही क्या इकलौता रास्ता बच जाता है, ये सवाल जहन में आता है। लेकिन हुंकार में कुछ और सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा। पहला सवाल तो यही आता है कि क्या बजट देश को मंदी से बाहर निकाल लेगा ये वाला, और क्या बजट इकोनॉमी के लिए वैक्सीन साबित होने वाला है? क्या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब देश को बेच देना होता है? क्या बजट में सिर्फ चुनावी राज्यों का ही ध्यान रखा गया है और मिडिल क्लास को मायूसी आखिर कब तक मिलती रहेगी? शाहनवाज हुसैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझती हैं। विवेक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन साहब प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल अंजान साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सीपीआई के सचिव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि अतुल जी आप यहाँ पर हमारे साथ हैं और विपक्ष जिस तरीके का आरोप लगा रहा है उसमें हमने 2 कांग्रेस के वक्ताओं को सुना है। मैं चाहती हूँ कि आप जरा मुझे ये बताएं कि आज के इस बजट को लेकर आपका कैसा रिएक्शन है? रूबिका जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और बुलाया इस बजट पर बात करने के लिए। अभी मैं तमाम आपके चैनल पर मंत्रियों के विचार सुन रहा था। उनको तो डंका पीटना ही है, ढोल पीटना है। बहुत सारी चीज़ें जिनको समझ में नहीं आती है अर्थव्यवस्था क्या है, वो भी अर्थव्यवस्था पर बोल रहे हैं। यहाँ MBA करने के बाद, इकोनॉमिक्स में सब कुछ करने के बाद इतनी जटिलताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की जटिलताएं हैं, और उस जटिलताओं के तहत ये जो कॉरपोरेट घरानों से प्रेरित ये बजट आया है उसको समझने में कुछ समय लगेगा। बड़ी लंबी लंबी कहानी बताई जा रही, वही भाषण, जनता दिल के एहसास का बजट है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, विश्वास का। ये शब्दों की बाजीगरी 2018 में भी देखी थी, 17 में भी देखी थी, 19 में भी देखी थी। ये मानिए ये 7वां बजट है इस मोदी सरकार जी का, और इसके अंदर एक जो है इंटरिम बजट भी था। लेकिन देश के अंदर पिछले साल जिस तरह की कोरोना की स्थिति थी उसके साए के तहत ये बजट है। लेकिन उससे पहले क्या स्थिति थी? उससे पहले ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। देश की अर्थव्यवस्था का विनाश हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था ये वैसे ही है। बजट में आपसे एक बात कहूं, जो विनिवेश आपने कहा रूबिका जी, एक ही बात कह दूं कि एक आवारा लड़का अपने बाप की सारी पूंजी को, जमीन को बेच करके एक नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहता है और अपने दरवाजे पे लगाना चाहता है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करके हमारे राष्ट्रीय आजादी के बाद 70 साल में हमारे आपके बड़ा आरोप से जो अतुल जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, नहीं, बड़ा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है ये। आप बेच रहे हैं LIC, आप बेच रहे हैं जनरल इंश्योरेंस, आप रेलवे बेचना चाहते हैं। ये विनिवेश क्या जरूरत है मर्सिडीज पर चलने के लिए? रिएक्शंस आने लगे और इसीलिए हुंकार में जो खास हमारे मेहमान बने हुए थे उनका भी मैं रिएक्शन नहीं ले पाई हूँ, लेकिन कुछ वक्त मेरे पास बचता है और इसीलिए शाहनवाज हुसैन साहब, मैं चाहती हूं कि आप अतुल अंजान जी ने जो शुरुआत की थी उसका जरा उस पर आप रिएक्शन दें। उन्होंने, अगर आप भूल गए तो बता दूं, ये कहा था कि एक पिता का आवारा बेटा है
जो सारी जमीनों को बेचकर एक गाड़ी खरीदना चाहता है। देखिए, मैं भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हूं और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुझे अतुल अंजान जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो मिसाल ऐसा देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट जब पहले बताया मनमोहन सिंह जी के दौर में हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी के विचार रहते हैं कि वो लाल झंडा लगा के कहीं पर भी कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट हो उसके वो खिलाफ रहते हैं, ये इनके विचार हैं। हम अपने देश में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उस वक्त जब सेंट्रल होटल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, अशोक होटल का हुआ, अगर ना हुआ होता और एयर इंडिया का भी डिसइन्वेस्टमेंट हम करना चाहते थे, अगर तब हो गया होता तो इतना बड़ा बोझ नहीं होता। ये सरकार में एक ऐसा बेटा है जो इस भारत माता को महान बनाना चाहता है। आपका नज़र और आपके नज़रिया में ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन अगर कम्युनिस्ट पार्टी के विचार तो ऐसे ही होते हैं। आप लोगों ने हर जगह लोगों को सिर्फ गलत जानकारी देने से कुछ काम नहीं चलता। आज लेकिन ये क्या बजट तरीका अच्छा हुआ, क्या देश में तरीका शाहनवाज हुसैन साहब, क्या डिसइन्वेस्टमेंट की एक तरीका? ये बहुत गलत बात है। आप बजट पे बात कीजिए ना, पार्टी पर क्या बात कर रहे हैं आप? बजट की बात कीजिए, पार्टी पर क्या बात कर रहे हैं? हम क्यों बात कर रहे हैं? आप पार्टी पे, बजट पर बोलिए, उस पर बोलिए ना, बजट पर शाहनवाज हुसैन साहब, हमारे दोनों को रोक प्रधानमंत्री के क्योंकि बारे हमारा में ज्यादा तुलना वक्त जो है करना वो तो बहुत केंद्रीय गलत है ना। मंत्री यहाँ पार्टी पर बात करेंगे तो मैं कहूंगा आप तो मुसलमान अनुराग और हिंदू की पार्टी बनाते हैं देश में। कोई अनुराग ठाकुर के डिबेट में सर प्लीज शाहनवाज हुसैन साहब, अतुल जी, मैं आप एक तो हर सेकंड जगह झंडा लगा देते हैं, रोक देते हैं हर चीज को। शाहनवाज हुसैन साहब, अतुल जी प्लीज, विवेक जी और राजीव जी भी देखिए, वो जो भी मिसाल सब्र के अतुल साथ अंजान जी इंतजार ने कर दिया, रहे थे। मुझे घोर आपत्ति है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी। राजीव रंजन जी के साथ कह रहा हूँ, आप कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? आप ओके, अपनी 30 सेकंड में दे रही हूँ सर, ये बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। ऐसा है विवेक जी और राजीव जी अपनी बात कह दें। शाहनवाज हुसैन साहब, अतुल जी, मेरे लिए आसान था कि आप दोनों को स्क्रीन पर रखती, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रखती, लेकिन राजीव जी और विवेक जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लोगों के मुंह के ऊपर घूसा मारा, उसके दांत टूट गए। ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए। राजीव जी जवाब दीजिए। नहीं, किसानों को कुछ आप लोगों ने तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अतुल अंजान जी जो भी बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी तो सोचिए। अतुल जी थोड़ा आप इतने सीनियर लीडर हैं, अतुल अंजान जी बाकी लोगों की बात भी सुनिए ना। देखिए सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इस बजट को बात भी बोल रहा हूँ। ये जो मुश्किल स्थितियों में अच्छी बात है, ये देश ने जो सबसे मुश्किल दौर मैं पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य का बजट बढ़ा, अतुल अंजान जी, मुझे अच्छा लगा। ये सार्वजनिक मंच नहीं है, जो टैक्स था आप दूसरों को भी तो बोलने दीजिए। अच्छी बात है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अतुल अंजान जी, और साम्यवाद की विदाई की वजह भी यही है। आप सुनते नहीं है, केवल सुनाना चाहते हैं। देखिए, ये बजट पूरी तरह से संतुलित है। कोरोना संक्रमण के मुश्किल दौर से जिस तरह से देश ने जूझने का काम किया, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती थी। कुछ दिनों बाद इस बजट से जो अपेक्षाएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, चाहे वो स्वास्थ्य में एक बड़ी वृद्धि दिख रही है, सीनियर सिटीजन से लेकर के तमाम क्षेत्रों को इस बजट में छूने का काम किया। दोबारा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या विनिवेश ही इकलौता ऐसा रास्ता था? विवेक जी, मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड में अगर आप अपनी बात कर पाए तो, और मैं माफी के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं, एकदम 10 सेकंड में। एक मामले में केंद्र सरकार और आम आदमी एक हो गए। आज आम आदमी भी अपना घर का बर्तन, सोना, गहना बेच के अपना घर भी चला रहा है, तो कोरोना में कोई राहत नहीं मिला, और केंद्र सरकार भी वो कर रही है। इस मामले में केंद्र सरकार और आम आदमी बिल्कुल एक हो गए हैं कि घर का सामान, घर, बस्ती। तो विवेक जी, फिर वापस ये सवाल होगा कि ऐसे टाइम में जब सरकार का खजाना ही नहीं है भरा हुआ है, तो वो लाएगी कहां से पैसा, खर्च कैसे करेगी, और वो चक्का कैसे आगे बढ़ेगा? अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी और टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।